Okay, see. So sometimes, can you hear me? Can you hear me? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इतना है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बिल दे देंगे, तो दोनों को डिवाइड करके आरजी आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली दे सकते हैं, है ना। और समटाइम्स क्या करते हैं वो लोग, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी डायरेक्ट नहीं देते हैं। व्हाट दे डू, बोलेंगे इसमें इतने डिविजन्स हैं गैल्वेनोमीटर में या अमीटर में से 100 डिविजन्स हैं, एंड ईच डिवीजन इज इंडिकेटिंग 100 डिविजन्स हैं, और ईच डिवीजन इज रीडिंग 0.1 एम्पियर या 0. या ऐसा बोलेंगे ईच डिवीजन इज रीडिंग 1 मिली एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, IG विल बी 1 मिली एम्पियर इंटू 100 डिवीजन है, तो इतना हो जाएगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विल बी, जो भी आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली एक डिवीजन का दे देंगे, टोटल डिवीजन दे देंगे, या 10 डिवीजन का दे देंगे। 10 डिवीजन का 1 मिली एम्पियर है, तो और टोटल 100 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन का निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समटाइम्स पर्टिकुलरली जेई एंड नीट में दे डोंट गिव दिस IG डायरेक्टली, है ना, उसको भी कैलकुलेट कराने पे लगाते हैं वो, और RG को भी कैलकुलेट कराने पे लगाते हैं, फिर बाद में इस वैल्यू में, इस फार्मूले में डाल सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्लू फॉर यू। और कभी कभी ऐसा, ओके, गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, ये पॉइंट यहां भी यूज हो जाएगा, इस क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगा। तो IG and RG sometimes are given indirectly, ओम्स लॉ से, या ये इसको हम डायरेक्ट we can find out। ये ओम्स लॉ से निकालेंगे। Now one more point I want to tell you। जैसे ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 5988। ठीक है, फिर बोलेंगे what should be the length of the wire, ये जो from which this resistance is to be made, if its conductivity is resistivity so and so, area of cross section so and so। अभी रेजिस्टेंस आ गया, फिर उसकी लेंथ निकालनी है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फार्मूला होता है। हाँ। तो R तुमने यहां से निकाला, रो दे देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देंगे, लेंथ निकालना है, रो नहीं देके कंडक्टिविटी दे देंगे, 1/सिग्मा होती, यहाँ पे 1/सिग्मा ले लेंगे। तो इस तरह से आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस दे मे आस्क यू टू डू समथिंग एल्स, तो वो क्वेश्चन को मिक्स कर देते हैं वो, है ना, 2 चैप्टर का क्वेश्चन बना देंगे वो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर वो। तो देयरफॉर डोंट गेट अफ्रेड ऑफ द थिंग्स, एक एक करके सॉल्व करो उसको, एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट। तो दिस टॉपिक इज ओवर। Galvanometer converted into voltmeter and ammeter. Ammeter is the low resistance device. Ideal ammeter should have 0 resistance. And voltmeter is high resistance device. Ideal voltmeter should have infinite resistance. ठीक है, कभी कभी sensitivity of ammeter is asked. So let's do that topic, sensitivity. Sensitivity of galvanometer or ammeter. करंट सेंसिटिविटी, सॉरी करंट सेंसिटिविटी, CS लिखेंगे उसको शॉर्ट में। तो एज वी हैव सीन, पोटेंशियोमीटर में हमने सेंसिटिविटी पढ़ी थी, रेशियो ऑफ रिस्पांस
टू द स्टिमुलस। यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। स्टिमुलस क्या होगा? करंट होगा। तो इट इज द रेशियो, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट मतलब डिवाइड करना है करंट से। करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। ठीक है। एज वी नो, हमने जो कल डेरिवेशन किया था, फाई इज इक्वल टू बैंक अपॉन आई, बैंक इंटू आई ना, ये मैंने बताया था। एज ए बैंक याद कर लो इसको। ये किया था कि नहीं? यहाँ पे देखो, थियरी पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर था। ये देखो, दिस वाज द रिलेशन। Yes, sir. तो आई को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो करंट सेंसिटिविटी बन जाएगा वो। ये देखो, करंट को डिनोमिनेटर में ले आओ यहाँ पर, तो ये राइट साइड में क्या बचेगा? बी ए एन बाई के। इसको कंटिन्यूएशन में याद कर लो, बैंक के डिनोमिनेटर में। यूनिट क्या होगी करंट सेंसिटिविटी की? व्हाट इज द यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, सॉरी, रेडियन पर एम्पियर। डिफ्लेक्शन की रेडियन, आई की एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर हो सकती। तो करंट सेंसिटिविटी इज बी ए एन। बी कर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ए एरिया ऑफ द लूप, एंड टोटल टर्न्स, एंड के टॉर्शनल कांस्टेंट। This is about your current sensitivity. There is voltage sensitivity also. Voltage sensitivity क्या होगी? Similar to that, volt deflection per unit voltage. Response क्या? deflection है, और stimulus क्या रहेगा? voltage रहेगा। तो voltage sensitivity of galvanometer Vs लिख देंगे इसको शॉर्ट में। It is the deflection per unit voltage. तो deflection upon voltage, voltage को ओम्स लॉ से IR लिखेंगे, और phi by I क्या है? This is this करंट सेंसिटिविटी है Yes, अपॉन sir. आर। तो एक तो रिलेशन ये बन गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज बी ए एन बाई के। यहाँ पे आर और आ जाएगा, तो ये बैंकर बन गया। ये बैंक बन गया था, ये बैंकर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। क्लियर? दोनों दोनों सेंसिटिविटी समझ में आ गई? दोनों में आपस में रिलेशन भी है। ओके, वन मोर पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, जस्ट वन मोर पॉइंट, देन यू कैन जस्ट नोट डाउन। देखो, क्या करते हैं, अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी, के को कम रखना पड़ेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बट ये तो, ये टर्म्स क्या है? इंटर रिलेटेड है। अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दिए लूप कॉइल के, तो आर भी बढ़ जाता है। एरिया बढ़ाया तभी भी आर बढ़ जाता है। तो ये जो है, एक बढ़ाने से दूसरे बढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट को। तो बी एंड के पे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, के ऑफ द स्प्रिंग शुड बी लेस एंड बी मैग्नेटिक फील्ड शुड बी मोर। तो के जो है फॉस्फोर ब्रांच होता है, एक है phosphor branch has low value of K, has low value of K। तो फॉस्फोर ब्रांच का स्प्रिंग बना सकते हैं और एलआई मिला के उसमें। तो
it can be, it will have the lesser value of K, therefore more sensitivity. ब्रॉन्ज की स्पेलिंग सही लिखी क्या? एक मिनट रुक जाओ, जेड ही आएगा ना ब्रॉन्ज में, फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो उसका उसकी स्प्रिंग बनाते हैं। कभी कभी सस्पेंशन वायर का भी गैल्वेनोमीटर यूज होता है, बट अपने कोर्स में नहीं है, तो इसलिए जस्ट वी आर नॉट डिस्कसिंग। ठीक है, यू कैन नोट डाउन बोथ द पॉइंट्स। इसका यूनिट क्या होगा फिर? वोल्टेज सेंसिटिविटी का यूनिट क्या हो सकता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है, तो रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट है ना। डिफ्लेक्शन का एंगल, डिफ्लेक्शन इज एंगल, डिग्री नहीं लिखते, डिग्री भी हो सकता है, कभी दे सकते हैं, बट प्रॉपर यूनिट शुड बी रेडियन, बिकॉज एंगल इज, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ओके, आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। Yes, तो ये हो sir. गया। ओके, चलो देखते हैं अभी इसका एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में है, ये न्यूमेरिकल है, देखो। टेंथ क्वेश्चन है सॉल्व एक्सरसाइज में। टू मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 दिया है, पहले कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है, कितने टर्म्स हैं बाय द वे? इसमें 5 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स है ना। तो लेट्स सी, R1 N1 बैंक है ना, BAN के, B दिया, यस, A भी दिया, N भी दिया, K दोनों का सेम दिया, दोनों कॉइल का। R1 N1 A1 B1, सेकेंड कॉइल का R2 N2 A2 B2, द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं, टॉर्शनल कांस्टेंट। K क्या है अपना? टॉर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। टॉर्शनल कांस्टेंट्स आर इक्वल, आइडेंटिकल, K, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। तो देखो इसको सॉल्व करके जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। पहले करंट सेंसिटिव निकालना है। करंट सेंसिटिव में क्या है? बैंक, BAN के तो कैंसिल हो जाएगा। B1 A1 अपना देखो सीक्वेंस जो भी पूछी है उस सीक्वेंस में निकालो आंसर। फार्मूला याद रखना है और इसके प्रॉपर कैलकुलेशन करने हैं। फार्मूले का इजी मेथड बता ही दिया मैंने तुम्हें, बैंक एंड बैंकर, के डिनोमिनेटर में, आर भी डिनोमिनेटर में। सर ए का आंसर 1.4 है। यस, 1.4 is correct. सर ठीक है। सेकंड का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, 1.4 एंड 1 आएगा, तो यू कैन जस्ट कंप्लीट इट। फार्मूले पता है, सब कुछ अभी पढ़ा हमने।
तो 1.4 मतलब 7/5 आया है ना उसका पहले का 7.7/5 मीन्स 1.4 and 1 ठीक है नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी कैन डू इट यस सर B1 पहले में क्या आएगा रेशियो जो है 2 पहले लिखना है देखो इसमें M2/M1 है ना तो CS2/CS1 है ना तो बैंक B2A2N2 अपॉन K कैंसिल हो जाएगा B1 A1 N1 ठीक है तो ये तुम्हारा 7/5 आ जाएगा सॉल्व करने से दूसरा 1 आ जाएगा ना ठीक है तो ये कंप्लीट कर लेना ये इजी क्वेश्चन है आ सकता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कंपटीशन में भी आ सकता है ठीक है दैट्स ऑल ये चैप्टर तुम्हारा हो गया खत्म एंड इसी में कंटिन्यूशन में दूसरा चैप्टर है तुम्हारा इसमें से कुछ टॉपिक रिमूव किए गए चैप्टर नंबर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसमें से बार मैग्नेट का निकाल दिया है और लास्ट का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो भी निकाल दिया है बट बार मैग्नेट का क्या थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बीच का जो टॉपिक है ना उसमें बार मैग्नेट के बारे में रिक्वायर्ड है तो बार मैग्नेट इसलिए भी निकाला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था ना डायपोल टॉर्क ऑन द डायपोल एंड फील्ड ऑफ द डायपोल वो सब टॉपिक कॉमन थे इसलिए निकाल दिया इसको तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ बार मैग्नेट के बारे में ये बार मैग्नेट ऐसा इसकी जो लेंथ होती है 2L डायपोल लेंथ जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वहां पे कैसा था -Q + Q ऐसा चार्ज था एंड 2A डायपोल लेंथ थी यहाँ पे 2L डायपोल लेंथ है और वहां पे चार्ज था यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं इसको साउथ पोल का -QM होता है मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उसको और इसका जो है इसका +QM होता है इसका -QM होता है ना ऑलराइट तो डायपोल मोमेंट कितना होगा QM इंटू 2L होगा वन पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ जैसे वहां पे क्या था Q इंटू 2A था डायपोल मोमेंट का सिंबल P था वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना तो एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ था तो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ इस तरफ डायपोल मोमेंट जो है इस तरफ होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ठीक है बेंड करते हैं तो फिर वेक्टर लेंथ कम हो जाती है तो डायपोल लेंथ कम हो जाती है बेंड करने से तो ये जनरल फार्मूले होते हैं बेंड करने से अगर वो थिन बार मैग्नेट स्टेट है तो उसका डायपोल मोमेंट m है तो बेंड करने से अगर वो थीटा एंगल बना रही आर्क बना रही थीटा एंगल के आर्क में तो उसका डायपोल मोमेंट m' रह गया तो ये रेशियो आता है टेक्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हैं हम लोग नहीं है तो निकाल सकते हैं ये लेंथ निकालनी है हमें तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा साइन थीटा से ये आ जाएगी ठीक है हाफ ऑफ द लेंथ पे इसको डबल कर दो तो न्यू डायपोल लेंथ हो जाएगी ये न्यू डायपोल लेंथ हो जाएगी 2L' टेक्नोमेट्री से निकाल के ये रिलेशन बन जाता है तो ये कंपटीशन में काम आता है अभी बोर्ड्स में भी नहीं है तो इसलिए जस्ट आई विल नॉट गिव यू द नोट्स है ना तो ये छोड़ सकते बस समझ लो केवल नोट डाउन ठीक है तो ये क्वेश्चन थे ये इसका यूनिट क्या होगी पोल स्ट्रेंथ की पोल स्ट्रेंथ की अगर यूनिट निकालनी पड़े तो डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L डायपोल लेंथ तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला जो है यूनिट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था INA तो क्या यूनिट थी उसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर थी और डायपोल लेंथ की मीटर 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 कैंसिल हो जाएगी तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर आती है ठीक है तो बार मैग्नेट इज नॉट देयर इन द कोर्स नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जैसी ही है
बट एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी छोड़ के। देखो ये क्या क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक द क्लोज लूप। बाहर जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है फील्ड लाइन, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ये डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से है। देखो ये इसका ये नेक्स्ट टॉप इसमें पहला सर तो पहला मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है टाइम पीरियड ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायपोल नीडल, इसको मैग्नेटिक नीडल को भी डायपोल बोलते हैं बिकॉज एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इसका डेरिवेशन आता है कभी कभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम कौन से चैप्टर में हमने सीखे थे, ऑसिलेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड एसएचएम में। तो दो टाइप के एसएचएम होते हैं ना, एक तो होता है लीनियर एसएचएम है ना, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम जैसा, और दूसरा एंगुलर एसएचएम जैसे पेंडुलम का हो गया या इसका, ये एंगल में ऑसिलेट करेगी ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो एंगुलर एसएचएम का, लीनियर एसएचएम का फार्मूला क्या होता है एसएचएम का, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, और ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है। और एंगुलर एसएचएम में अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आएगा थीटा। ऐसा रिलेशन ले आएंगे तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो लेट्स डू दैट डेरिवेशन। सपोज ये जो नीडल है ना, ये कंपास नीडल होती है ना, उसको थोड़ा दूसरे मैग्नेट से ऑसिलेट करके छोड़ दो एक तरफ, वो अपने नॉर्थ साउथ में लाइन होती है इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो वो ऑसिलेट करती, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती वो, बट उसका जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। एम इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तुम लोग को, रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, तो वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी इज द एक्सटर्नल फील्ड, let dipole is displaced by small angle theta, then deflection torque कितना आएगा, वही फार्मूला जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, mb sin theta होता है torque on the dipole, but theta is small तो sin theta हट जाएगा, mb theta हो जाएगा, tau will be mb theta, where theta is the angle between m and b होता है। ठीक है, नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क, ये वापस छोड़ेंगे तो वापस है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रही है हमने इसको डिफ्लेक्ट किया, अभी रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी आई अल्फा। अल्फा को हम लोग डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा होता है। थीटा इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन। तो ये वापस लाएगा, जैसे हम छोड़ेंगे उतना बैकवर्ड टॉर्क लग रहा है, तो दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये भी टॉर्क की इक्वेशन है, ये भी टॉर्क इज आल्सो गिवन बाय, ऐसा बोल सकते हैं टॉर्क इज गिवन बाय दिस रिलेशन, टॉर्क इज गिवन बाय दिस, ये टॉर्क की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो माइनस साइन मींस रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्शंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। रिस्टोरिंग टॉर्क इधर है और डिफ्लेक्शन इधर है, थीटा इस तरफ बढ़ रहा है और ये वापस आने की कोशिश कर रहा है, दोनों अपोजिट है तो माइनस।
ठीक है कि नहीं? तो फिर से समझो, हमने नीडल को इधर लेके आए, थीटा इधर बढ़ रहा है, जब छोड़ते हैं तो रिस्टोरिंग टॉर्क किधर होता है? इधर वापस जाने की टेंडेंसी होती है। दोनों अपोजिट है, एक इस तरफ है, टॉर्क इस तरफ है, बोथ आर इन अपोजिट, इसलिए वापस आती है नीडल, सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर और आगे चली जाएगी वो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नीचे भेज दिया ऐसे, दिस इज अल्फा, और थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट है ये रिलेशन। दिस रिलेशन एसएचएम में हमने पढ़ा था, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, दिस रिलेशन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा विल बी रूट, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, तो टी विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा नीचे आएगा तो पलट जाएगा, ये आई ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड बाई बी एम। तो ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन। इतना आने के बाद क्या करते हैं, जैसे एसएचएम में हम लोग सीखते हैं, ये आने के बाद इसको पलट के लिख दो रूट के अंदर, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन आ जाता है वो। आई बाई बी एम है, देखो अगर हम कंटिन्यूअस देखें, IBM इज इलेक्ट्रॉनिक, IBM इज अ वेरी बिग कंपनी, डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, आई थिंक कंप्यूटर भी बनाते हैं, एंड अदर अप्लायंसेस आल्सो इंटर। तो उससे याद कर सकते हैं IBM, बट आई न्यूमरेटर में, BM डिनोमिनेटर में। ऑलराइट, तो ये एक यूजफुल रिलेशन है, डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे। ऑलराइट, तो इसका एक न्यूमेरिकल है, इसमें कोई डाउट है क्या? सर एक बार वापस से डेरिवेशन बता दीजिए ना। देखो, टॉर्क का एम बी साइन थीटा पीछे पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, है ना, विच इज इक्वल टू आई अल्फा। दोनों को इक्वेट कर दिया, ये अल्फा होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़ा हमने, तो अल्फा को हमने सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा थीटा के, दोनों को इक्वेट कर दिया टॉर्क का, और ये दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ माइनस क्यों लिखा? बिकॉज थीटा इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और ये वापस जैसे छोड़ेंगे तो वापस रिस्टोरिंग टॉर्क, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में इनलाइन करने की कोशिश करेगी ऐसे, तो वापस लाने की कोशिश करेगी। तो दोनों अपोजिट में, ये लेफ्ट साइड में और ये थीटा इस तरफ बढ़ रहा है, अपोजिट में होते हैं तो माइनस होता है। माइनस मीन्स रिस्टोरिंग टेंडेंसी होती है उसकी, ऑसिलेशन में माइनस होना ही चाहिए, तभी वो ऑसिलेट करेगी बॉडी। तो माइनस का एक्सप्लेनेशन, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमने एसएचएम में पढ़ा है अल्फा इज इक्वल टू, ओके एक मिनट थोड़ा सा इसको, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो रूट में लिख देंगे इसको, ओमेगा विल बी रूट ऑफ दिस, और सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t, therefore t is equal to 2 pi by omega.
तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, ऐसे पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा अंडर रूट ऑफ mb बाई आई। तो ये रूट के अंदर पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, mb डिनोमिनेटर में रह जाएगा bm। तो इसमें 3 टर्म्स पे डिपेंड करते हैं ना। डायपोल मोमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा वो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तभी भी टाइम पीरियड कम होगा, जल्दी ऑसिलेट करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, है ना। इनर्शिया ज्यादा होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो रिस्पॉन्सेस स्लो होते हैं, इनर्शिया रहेगा ना। गॉट इट? Yes, sir. आई मीन आई जब मोर होगा तो टाइम पीरियड मोर होगा, टाइम पीरियड मोर मीन धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है वो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, तो ये सब पलट जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा, bm ऊपर आई नीचे। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट द करंट, ऊपर हमने लिखा भी है आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका यूनिट सेकंड होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। क्लियर? तो ये देखो, ये क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल, ये जेई में भी आया था पिछली बार। मैग्नेटिक नीडल हैज द मैग्नेटिक मोमेंट m दिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है। इट परफॉर्म्स 10 ऑसिलेशन इन 6.7 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? 10 ऑसिलेशन का टाइम दिया है, तो एक ऑसिलेशन का कितना होगा? 6.7 अपॉन 10, एक का 0.67 आ जाएगा। बस फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि रूट के अंदर था और ऑप्शंस क्लोज दिए थे, तो उसकी वजह से स्टूडेंट का रॉन्ग हो गए थे कुछ। तो रूट की वैल्यू भी थोड़ी एक निकालनी आनी चाहिए, अंडर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो नीट में या बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। जस्ट 2-3 मोर मिनट्स, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करा दूं, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल ही है ऑलरेडी। इसमें देखो एक पॉइंट और बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है। What happens if bar magnet is cut into 2 pieces transversely transverse to its length? ये बार मैग्नेट है, इसका डायपोल मोमेंट m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है। तो 2 पीसेस में कट किया हमने, तो डायपोल मोमेंट तो m/2 हो जाएंगे, दोनों पीसेस की m/2। क्यों? लेंथ आधी हो गई, तो डायपोल मोमेंट लेंथ पर डिपेंड करता है, इसमें हाफ हो जाएंगे। इसमें भी देखो, इसमें लेंथ आधी नहीं हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, वो भी आधी हो जाएगी। तो इसमें भी दोनों पीसेस के डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डायपोल मोमेंट विल बी हाफ इन ईच केस, ईच पार्ट का। लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा? ये क्वेश्चन आया भी था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि मोमेंट ऑफ टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो डायपोल मोमेंट तो आधा हो गए, पहले बोला एक फुल पीस को ऑसिलेट किया ऐसे थ्रेड से बांध के, है ना, थ्रेड से दोनों तरफ से बांधना पड़ेगा ऑसिलेट कराने के लिए ऐसा। तो ऐसे से ऑसिलेट होगा, तो टाइम पीरियड टी है, बट इसके 2 पार्ट कर दिए, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली, और 1 पार्ट को ऑसिलेट किया। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन ईच केस देन एज कंपेयर टू इनिशियल? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? थिन बार मैग्नेट बोला था, what will the moment of inertia in each case? अगर पहले उसका फुल बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो ईच पार्ट का कितना होगा इसमें? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अगर हमें डिजिट्स नहीं पता है, रॉड का वैसे 1/12 ml इसको रहता है, तो 1/12 तो रहेगा, इसको भी बीच से ही ऑसिलेट करेंगे,
बीच से हैंग करके, ऐसे थ्रेड से हैंग करके ऐसे ऑसिलेट किया जाएगा ऐसा। तो यहाँ से घूमेगा वो ऐसे, मिड पॉइंट से ऑसिलेट कराया जाएगा उसको। कैसे भी अरेंजमेंट करो, या फिर दैट अरेंजमेंट कैन बी डन टू ऑसिलेट अबाउट द मिड पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस केस में बोलो? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, मास इंटू एक्स, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर होता है। तो ईच पार्ट का मास आधा हो गया 1/2, लेंथ भी आधी हो गई, तो इसका तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ईच पार्ट का I/8 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें मास तो आधा हुआ, लेंथ पूरी है 1² L², मास का m/2 है ना, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2 हो जाएगा दोनों पीसेस का। तो इसमें देखो, इसमें टाइम, एक पीस को अगर हमने ऑसिलेट किया तो I भी हाफ हो गया और M भी हाफ हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जो फुल बार मैग्नेट का था। वेराज इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड केस में जब ट्रांसवर्सली कट किया इसमें, तो I विल बी I/8, M विल बी 2 ऊपर जाएगा, तो रूट के अंदर 1/4 बचेगा, बिकॉज रूट के अंदर 1/8 आ रहा है, मास डायपोल मोमेंट का आधा हो रहा है, तो 2, तो 1/4 रूट के अंदर 1/2 आएगा। तो इस केस में हाफ बार मैग्नेट जो है, इस केस में इट विल ऑसिलेट, इसका टाइम पीरियड विल बी हाफ एज कंपेयर टू फुल बार में। अगर इसका टी है तो इसका T/2 हो जाएगा, इसमें टी रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पॉइंट, यू मे बी रिक्वायर्ड टू यूज इट। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, आर sir. यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? तो ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाता है। 3 पीस कर सकते हैं, 2 पीसेस का आया हुआ है क्वेश्चन जेई एंड नीट में, बोर्ड्स में भी आया होगा, आई डोंट, अभी मुझे देखना पड़ेगा। तो बट इट हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और मे बी बोर्ड आंसर। 3 पीस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास 1/3 हो जाएगा, लेंथ भी 1/3 हो जाएगी फर्स्ट केस में, तो 1/27 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें मास ही 1/3 होगा, लेंथ तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 हो जाएगा ईच पीस का, 3 पीस किए तो